पुस्तक डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन द नार्य साउथ डिवाइड इन इंडिया का हुआ विमोचन। जनसंख्या प्रतिनिधित्व और परिसीमन पर केंद्रित है ये पुस्तक। वाराणसी। जनसंख्या प्रतिनिधित्व और परिसीमन पर केंद्रित पुस्तक डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन द नार्य साउथ डिवाइड इन इंडिया का विमोचन जगतगंज कोठी में लेखक रविकांत मिश्रा, विधि विशेषज्ञ प्रोफेसर अखिलेंद्र पांडेय, राजनीति विज्ञान की प्राध्यापिका प्रियंका झा, जगतगंज राज परिवार रिसर्च कमेटी के संरक्षक प्रदीप नारायण सिंह ने किया। 1976 ईस्वी में इमरजेंसी के दौरान हुए 42वें संविधान संशोधन के दौरान 25 वर्षों के लिए स्थगित किए गए परिसीमन को 2001 में पुनः 25 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, जो 2026 में पूरा हो रहा है। दिन नजदीक आते ही इस अध्याय पर उत्तर और दक्षिण भारत में एक विवाद को पुनर्जन्म दे दिया है। अखिलेंद्र कुमार पांडे, फैकल्टी ऑफ लॉ में प्रोफेसर था। जून में मैं रिटायर हो गया। मुझे यह अवसर मिला कि मैं इस किताब को पढूं। यद्यपि इस समय हमारे पास कम था, मैंने प्रयास किया इसको पढ़ा जाए। इस किताब के लिए मैं इस लेखक डॉक्टर मिश्रा को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषय पर सोचा। यद्यपि उन्होंने अपनी किताब में खुद लिखा है कि 25 साल पहले ये आइडिया उनके दिमाग में आई थी और इस पर उन्होंने बड़ा ही सिस्टमेटिक काम किया, जो कि 2 पॉइंट से बड़ा महत्वपूर्ण है तो हिस्ट्री और डेमोग्राफी स्टैटिस्टिक्स, लेकिन साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट क्वालिटी और लॉ पर भी है। तो इसलिए ये किताब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और इनका जो सेंट्रल इशू जो रेज किया है इन्होंने, वह यह है कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। तो मुझे ये लगता है कि जो 1 वैल्यू की बात है वह कहीं न कहीं से पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को और वोटर को कमोडिफाई करने का प्रयास किया है। कमोडिफिकेशन ऑफ वोटिंग राइट, इसके बारे में हमको गौर से सोचना चाहिए कि क्या यह आवश्यकता है कि फिर तो कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर की बात हो जाएगी। तो एक वैल्यू है डेमोक्रेसी को, इसको कैसे हम प्रोटेक्ट किया करें। इन्होंने ये सवाल उठाया कि 1951 में जब पहला इलेक्शन हुआ था तो उस समय लगभग 7 लाख सिटीजन को एक एमपी रिप्रेजेंट करता था। आज की तारीख में 26 लाख से ऊपर हो गए। मामला 26 लाख और 7 लाख का नहीं, मामला ये है कि हमारा जो एमपी का जो वैल्यू है वह प्राइस की तरफ से निर्धारित नहीं होगा, बल्कि उसको ये देखना चाहिए कि एक व्यक्ति जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके पीछे पूरी पॉपुलेशन खड़ी है 25 लाख की। तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी कि अगर डिलिमिटेशन को जो सन 76 में किया गया था उसको परमानेंटली फ्रीज कर दिया जाए, क्योंकि पॉपुलेशन तो नेचुरली बढ़ती है और घटती है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का फेज आता है और जाता है, जैसा कि उन्होंने अपनी किताब में स्वयं दिखाया है। लेकिन फिर भी मैं उनको साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने किताब लिखा और एक नए प्रकार के बहस के लिए स्पेस उन्होंने क्रिएट किया, जिसको कि भविष्य में उसका मूल्यांकन किया जाना उचित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। From the Department of Political Science, Banaras Hindu University, and today I have the opportunity of being the reviewer for this book, which is titled as Demography, Representation, Delimitation, authored by Professor Ravi K. Mishra. I think this is a very significant intervention on the whole question of delimitation that the country intends to undertake, hopefully next year. एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो डिबेट रहा है नॉर्थ और साउथ के बीच में ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, ओवर डिलिमिटेशन, ओवर रिप्रेजेंटेशन, आई थिंक ये किताब बहुत टाइमली है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जंक्चर पे आ रही है, जो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स लेते हैं। एक लंबा ऐतिहासिक रास्ता लेते हुए, टेकिंग अ हिस्टोरिकल रूट, it brings to us many important concerns that we need to be thinking about when we are talking about representation. एक जो larger एक जो demand है कि जो democracy है should be able to represent everyone, one vote, one seat, like every member of this country, every citizen of this country needs to be represented in this democracy. तो इन सारे मुद्दों को लेते हुए कि कैसे हमको डिलिमिटेशन को आगे लेके जाना है, हमको किस तरीके से डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन करना है और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से बताए गए हैं और इसके क्या सॉल्यूशंस हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से रवि सर ने एलैबोरेट किया है। तो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब हो जाती है, ना सिर्फ पॉलिटिकल साइंटिस्ट के लिए, लॉ के प्रैक्टिशनर्स के लिए, लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, बट एनीवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री इज़ अनफोल्डिंग,
और अब 21st सेंचुरी में जो चैलेंजेस हैं उसको कैसे रिजॉल्व करना है, क्योंकि जो लास्ट हमारा डिलिमिटेशन हुआ है जिसको कैप कर दिया गया है 1970s में, अब उसको फिर से 2026 में ये 50 साल के अंतराल में क्या क्या मुद्दे आए हैं और क्या तरीका हो सकता है जिसके द्वारा हर स्टेट को, हर पॉपुलेशन को ढंग से हम रिप्रेजेंट कर सकें अपने पार्लियामेंट में। किसके द्वारा किताब का उद्घाटन किया? इस किताब का उद्घाटन आज यहाँ पे हमारे ऑथर हैं प्रोफेसर सर फ्रॉम PHU और पूरी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है इस किताब का जो बुक स्टॉल तक ये किताब कब तक पहुँचेगी? ये किताब ऑलरेडी मेरा नाम रवि के मिश्रा है और मैं प्रधानमंत्री पुस्तकालय एवं संग्रहालय में अभी संयुक्त निदेशक हूँ। मूल रूप से मैं एक शोधार्थी और इतिहास का शोधार्थी हूँ और मैंने ये पुस्तक जिसका शीर्षक है डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन, डिलिमिटेशन, द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया, और आगे बढ़ने से पहले मैं ये एक बात कह दूँ कि इस पुस्तक का हिंदी रूपांतरण, अनुवाद नहीं भी मैं करने में लगा हुआ हूँ और अगले कुछ महीनों में शायद ये हिंदी में भी आएगी पुस्तक। तो ये पुस्तक मैंने लिखी है और इस विषय पर शोध करने का विचार मेरे मन में जब मैं दिल्ली में स्टूडेंट था आज से 25 साल पहले, तब ये विचार आया और उसका संदर्भ ये था कि जो 11वां फाइनेंस कमीशन था जिसके चेयरमैन मिस्टर AM खुसरो थे, उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट जिसके आधार पर सभी राज्यों को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं, वो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो उसका कुछ राज्यों द्वारा मुखर विरोध किया गया था इस आधार पर कि उस रिपोर्ट में जनसंख्या वृद्धि जो उत्तर भारत की थी उसको ज़रूरत से अधिक महत्व दिया गया है और जिसके कारण दक्षिण और कुछ और पश्चिम के राज्यों के साथ जहां पर विकास ज़्यादा हुआ था लेकिन जनसंख्या वृद्धि कम हुई थी, एक प्रकार का अन्याय किया जा रहा था। उस समय मेरे मन में ये विचार आया कि इस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए कि आखिर क्यों उत्तर भारत की जनसंख्या वृद्धि उसके पहले के, यानी कि सन 2000 के पहले के 30 साल लगभग अगर हम ले लें तो वो देश के कुछ दूसरे हिस्सों की तुलना में अधिक थी। एक बात, क्यों उसका जो फर्टिलिटी रेट जिसको हम कहते हैं वो भी दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक था। और तीसरा सवाल जो मैंने इस पुस्तक में नहीं शामिल किया है लेकिन मन में था कि आखिर क्यों उत्तर भारत आर्थिक विकास में, सामाजिक विकास में पीछे छूट रहा था। तो जो पहला प्रश्न है जनसंख्या से संबंधित, उसका उत्तर देने का मैंने यथाशक्ति प्रयास किया है इस पुस्तक में। और मैंने इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते ये समझा कि जब तक हम पूरे 150 वर्षों का जनसंख्या का इतिहास, जितनी भी जनगणनाएं हुई 1872 से लेकर आधुनिक जनगणनाएं अंग्रेजी राज से शुरू होकर, उनको नहीं समझेंगे और उसके अलावा जो दूसरे स्रोत हैं भारत के विभिन्न हिस्सों और देश की जनसंख्या के, जिसमें डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर्स हैं, बाउंड्री कमीशन की रिपोर्ट्स हैं, इंपीरियल गैजेटियर हैं और दूसरी कई इस तरीके की चीज़ें हैं, तो जब तक हम उसको पूरे लंबे समय में नहीं लेंगे, 150 वर्षों के समय में नहीं लेंगे, तब तक हम जनसंख्या वृद्धि को इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि जनसंख्या वृद्धि एक ऐसा प्रोसेस है जो लॉन्ग टर्म में ही अपने को अनफोल्ड करता है। अगर हम केवल 20 साल, 30 साल, 40 साल या 50 साल का इतिहास लेंगे तो हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के पूरे प्रोसेस को समझ नहीं सकते हैं। तो मैंने इसका अध्ययन करना शुरू किया। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जैसा कि हम जानते हैं, इसलिए नहीं होती है कि किसी समाज में जो फर्टिलिटी का रेट है वो अचानक बढ़ जाता है इसलिए जनसंख्या वृद्धि बढ़ जाती है। नहीं, हम जानते हैं कि उसका कारण ये होता है कि किसी समाज में
जो मृत्यु दर होती है वो विभिन्न कारणों से जब नीचे आ जाती है और जो उसका फर्टिलिटी रेट है वो पहले जैसा ही रहता है, तो स्वाभाविक है कि चूंकि ज़्यादा लोग सर्वाइव करते हैं इसलिए आबादी में वृद्धि तेज़ी से होने लगती है। तो मैंने ये पाया जब मैंने 1872 से 1921 तक के सेंसस के रिकॉर्ड्स अध्ययन किए अपने स्टूडेंट डेज में, तो मुझे ये इंसाइट मिली कि वास्तविकता में हुआ ये है भारत में कि विभिन्न क्षेत्रों में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अलग अलग पीरियड्स में हुई है और देश के हर राज्य में और हर क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि लगभग 40-50 वर्षों तक कंपेरेबल मतलब तुलनात्मक तेजी के साथ हुई है। केवल इसमें इतनी ही बात है कि उसका समय अलग अलग है, इसलिए इस बात का कोई आधार नहीं है कि फैमिली प्लानिंग के बेटर इम्प्लीमेंटेशन से कुछ राज्यों या क्षेत्रों ने अपनी आबादी को कंट्रोल कर लिया और कुछ दूसरे राज्य या क्षेत्र ऐसा करने में अक्षम रहे। इसलिए जनसंख्या वृद्धि को या फैमिली प्लानिंग को डिलिमिटेशन के विषय से जोड़कर देखना तथ्यों पर आधारित नहीं है। मेरा काम शोधार्थी के रूप में इस पर रिसर्च करके इन तथ्यों को सामने लाना था एक पर्सपेक्टिव में। बाकी अब ये काम नेचुरली जो हमारे देश के नीति नियामक हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, नेतृत्व है, उनको निर्णय लेना है कि वो क्या करना चाहते हैं। पर मेरा छोटा सा उद्देश्य बस इतना ही था कि कम से कम तथ्यों के आधार पर एक बहस इस विषय पर हो।